वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज से असिस्टेंट बोर्डिंग टेक्नीशियन का जो मॉडल पेपर है मैं डिस्कस करूंगा। तो जितना ज़्यादा हो सके मैं ईच एंड एवरी पेपर का ऊपर डिस्कस करूंगा। तो असिस्टेंट बोर्डिंग टेक्नीशियन का जो पेपर होता है उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी रहता है, क्योंकि 60 नंबर का ट्रेड से रहता है, बाकी जो क्वेश्चंस रहता है हिंदी से रहता है, जीके से रहता है, जीएस से क्वेश्चंस रहता है। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है, इसीलिए जो असिस्टेंट बोर्डिंग टेक्नीशियन का पेपर में मैथ भी बहुत ज़्यादा आता है, साइंस से भी क्वेश्चंस आता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे असिस्टेंट बोर्डिंग टेक्नीशियन का मॉडल पेपर। इसमें टोटल क्वेश्चंस है, साइंस से क्वेश्चन है, मैथ से क्वेश्चन है और थ्योरी से क्वेश्चन है। हिंदी से अभी मैं क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ। तो आज का पेपर जो होगा आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से मेरा यही रिक्वेस्ट, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आज का वीडियो जो नया देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जितना ज़्यादा हो सके डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ। डोलोमाइट किसका ओर होता है? तो पहले जानना ओर क्या होता है। ओर होता है एक नेचुरल रॉक या सेडिमेंट दैट कंटेन्स मिनरल या मेटल्स वैल्यूएबल मिनरल्स। मतलब ओर होता है एक नेचुरल रॉक होता है, प्राकृतिक रॉक पत्थर जैसा होता है, और या सेडिमेंट होता है जिसका अंदर कोई वैल्यूएबल मिनरल रहता है या मेटल रहता है। तो क्या होता है, ओर को हम लोग कैसे निष्कासित करते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? ओर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। हम लोग अर्थ से ओर को निकालते हैं थ्रू माइनिंग। माइनिंग का द्वारा, तो जैसे हम लोग कोल माइन से निकालते हैं ना, वैसे ही तो माइनिंग का द्वारा हम लोग ओर को निकालते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रीटिंग करते हैं, उसके बाद रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं? हम लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस से करते हैं। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है उसका जो रिफाइनिंग करने का एक प्रोसेस। स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है? स्मेल्टिंग प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। स्मेल्टिंग प्रोसेस से, स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है जो ओर होता है, ओर से उसका जो मिनरल होता है या मेटल होता है उसको अलग करने का प्रोसेस। ठीक है, जो ओर रहता है, सोच लो ये आयरन का ओर है, आयरन का ओर सोच लो हेमाटाइट है। हेमाटाइट से जो आयरन को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलता है स्मेल्टिंग प्रोसेस। और ये जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है ना, ये रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो रिडक्शन क्यों? कि आयरन ओर था, ओर को आयरन ओर से आयरन को अलग से निकाला। ठीक है, तो स्मेल्टिंग जो प्रोसेस होता है वो होता है एक रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, बोल रहे डोलोमाइट किसका ओर है? तो डोलोमाइट होता है मैग्नीशियम का ओर। ठीक है, मैग्नीशियम का ओर होता है डोलोमाइट। तो मैग्नीशियम का और एक ओर होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेसाइट, MAGNESITE, मैग्नेसाइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgCO3। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ही आ सकता है, मैग्नेसाइट भी दे सकता है कुछ जगह में और डोलोमाइट भी दे सकता है। तो मैग्नेसाइट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है MgCO3, और डोलोमाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? MgCO3.CaCO3। मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Mg, अगर ऑप्शन में ऐसा दिया है MgCO3.CaCO3 तो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसे देता है MgCa.CO3 ठीक है, तो ऐसे भी देता है, तो दोनों राइट हो जाता है क्योंकि CO3 डबल है इसलिए ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाता है डोलोमाइट का केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ये जिंक का। तो जिंक का और क्या होता है? जिंक का हो रहा है जिंक ब्लेंड या कैलामाइन। ठीक है, जिंक ब्लेंड या कैलामाइन होता है जिंक का ओर। तो जिंक से और एक क्वेश्चन आता है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 419 डिग्री, 419 डिग्री जिंक का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। और जिंक का दो ओर होता है, एक होता है जिंक ब्लेंड या कैलामाइन। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी देता है जिंक का जो ओर होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज होता है? मोस्ट कॉमनली यूज होता है जिंक ब्लेंड। ठीक है, ब्लेंड यूज, जिसका दूसरा नाम होता है स्पेलेराइट, SPHALERIT। ठीक है,
जिंक ब्लेंड का दूसरा नाम होता है स्पेलेराइट, SPHALERIT। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितना ज़्यादा हो सके डिटेल्स में आपको बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला आयरन का ओर क्या होता है। आयरन का जो ओर होता है, जैसे होता है हेमाटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, सीडेराइट होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है मैग्नेटाइट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है। मैग्नेटाइट का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। और एक पूछता है, दो पूछता है सबसे ज़्यादा, एक मैग्नेटाइट का और दूसरा पूछता है हेमाटाइट का, Fe2O3 होता है हेमाटाइट का। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट लीड का पूछ रहे हैं, तो लीड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Pb। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। आयरन को कैसे हम लोग लिखते हैं Fe, जिंक को Zn से और मैग्नीशियम को Mg से। कभी कभी मैंगानीज पूछता है तो मैंगानीज हो जाता है Mn। ठीक है, तो मैं इतना डिटेल्स में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन है और साइंस से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा तो ये आप लोगों को काम में आएगा। तो आप लोग प्लीज़ कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना। ठीक है, तो लीड का जो अगर हम लोग देखेंगे, लीड का ओर क्या होता है, वो होता है गैलेना, GALENA। ठीक है, लीड का ओर होता है गैलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड इज ए केमिकली। डायमंड क्या होता है, डायमंड होता है टोटली प्योर कार्बन, कार्बन होता है। ठीक है, तो एक कार्बन का एक रूप होता है, तो कार्बन का एक रूप होता है और इसका स्ट्रक्चर को क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, CRYSTL क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको डायमंड क्यूबिक भी बोलता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने के कारण इसको कभी कभी डायमंड क्यूबिक भी बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरक्राफ्ट बॉडी इज यूजुअली फैब्रिकेटेड बाय। जो एयरक्राफ्ट बॉडी होता है, जो एरोप्लेन का बॉडी होता है, वो कैसे हम लोग फैब्रिकेशन करते हैं, तो हम लोग करते हैं रिवेटिंग से। ठीक है, वो हम लोग करते हैं रिवेटिंग। रिवेटिंग होता है एक परमानेंट जॉइंट, उधर हम लोग वेल्डिंग नहीं करते, क्योंकि हम लोग उधर एयरक्राफ्ट बॉडी में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसका लाइट वेट है, सबसे ज़्यादा कारण लाइट वेट है। क्या अगर हम लोग इसका वेट के बारे में बात करेंगे, ये होता है 1/3 ऑफ स्टील वेट। ठीक है, स्टील का अगर वेट जितना होगा उसका 1/3 होता है, इसीलिए बहुत लाइट होता है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी होता है। इट कैन कैरी मोर वेट, मोर वेट को कैरी कर सकते हैं, इसीलिए मोर फ्यूल एफिशिएंट होता है, फ्यूल के लिए मोर एफिशिएंट होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट इज़ ए गुड रेजिस्टेंस ऑफ करोशन। जंग लगने से ये सबसे ज़्यादा विरोध करता है, रोध करता है, इसीलिए हम लोग एयरक्राफ्ट बॉडी में एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर जगह में क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग एयरक्राफ्ट बॉडी में क्या यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट बॉडी में हम लोग एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। तो एल्यूमिनियम का कौन सा भाग हम, कौन सा ग्रेड हम लोग यूज़ करते हैं, 2024। एल्यूमिनियम 2024 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एयरक्राफ्ट बॉडी में, उसका बाद यूज़ होता है 7075। ठीक है, तो ये एक होता है एल्यूमिनियम का ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कितना डिग्री टेम्परेचर में मिलता है, वो मिलता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इधर से क्वेश्चंस आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टेम्परेचर जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तब डेंसिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इफेक्ट होता है डेंसिटी में। तो आप लोग को याद रहना चाहिए, जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, और डेंसिटी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या मतलब, डेंसिटी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, और अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी कमेगा। ठीक है, घटेगा। और अगर हम लोग टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा, जो डेंसिटी होता है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर डेंसिटी और 983 होता है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, टेम्परेचर घट रहा है, इसलिए क्या होगा 987, सोच लो ऐसे होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर कमेगा डेंसिटी उतना ही बढ़ेगा, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है वाटर का। ठीक है, वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का आसपास होता है, तो आप लोगों का याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ ए कोन इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 5 सेंटीमीटर।
द हाइट ऑफ द कोन विल बी। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है। कोन बोला है तो कोन मतलब इस टाइप का होता है, ठीक है, इस शेप का होता है। तो क्या बोल रहे हैं, इसका जो रेडियस है, रेडियस बोल दे, रेडियस मतलब इधर से इधर, रेडियस बोल दिया कितना 3 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट मतलब इंक्लाइन जो सरफेस होता है उसका हाइट, स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है, द हाइट ऑफ द कोन मतलब इधर से इधर तक, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम लोग अलग से बना सकते हैं, तो ड्राइंग को देख लेते हैं अलग से बना के। इस टाइप का आ गया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये कितना पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है कोन का। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगुलर का जो पाइथागोरस थ्योरिज्म होता है उधर से आ जाता है कि ए बी सी। तो हम लोग जानते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर तो ये मतलब हाइट जो था ए बी स्क्वायर का हम लोगों को निकालना पड़ेगा, बी सी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 25 माइनस इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 9 इजिकल टू ए बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में 16 इजिकल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी इजिकल टू हो जाएगा √16 प्लस माइनस 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4। तो हाइट जो था, हाइट ए बी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोन का जो हाइट है वो हम लोगों को पता चल गया। और कुछ फॉर्मूला कोन का बारे में जानना चाहिए। तो कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। लेटरल सरफेस एरिया जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो पाई आर एल हो जाएगा। और जब बोलेगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, तब क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो क्या हो जाएगा, पाई आर को अगर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस एल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। तो ये टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला कोन का। और जो कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला जो क्वेश्चंस आता है तो फॉर्मूला अगर हम लोग पुट करेंगे तो इजीली हम लोग इसका आंसर मतलब निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन परसेंटेज इन 18:4:1 हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील के लिए एक जो कंपोजिशन होता है वो होता है 18:4:1। तो 18% क्या रहता है, टंगस्टन रहता है, और 4% क्या रहता है, क्रोमियम रहता है, और 1% क्या रहता है, वैनेडियम रहता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है सबसे ज़्यादा क्या रहता है कंपोजिशन, टंगस्टन रहता है। तो कभी कभी पूछते हैं टंगस्टन को हम लोग कैसे लिखते हैं, टंगस्टन को W से इंडिकेट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जनरल हम लोग जो नाम होता है, जैसे वैनेडियम नाम होता है तो V से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जैसे क्रोमियम होता है CR से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, टंगस्टन के लिए हम लोग जनरली T से डिनोट करेंगे, लेकिन नहीं, टंगस्टन के लिए हो जाएगा W। इधर से भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कार्बन परसेंटेज क्या रहता है हाई स्पीड स्टील में, हाई स्पीड स्टील में कार्बन परसेंटेज रहता है 0.7%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट इज इक्वल टू, जो 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या पूछ रहा है, इधर पूछ रहा है देख कितना हॉर्स पावर है। तो हॉर्स पावर किसका यूनिट होता है, हॉर्स पावर होता है पावर का यूनिट, ठीक है। पावर का यूनिट होता है हॉर्स पावर। जनरली हम लोग वाट में करते हैं, जैसे इधर आप देख सकते हो वाट, तो वाट होता है पावर का यूनिट और हॉर्स पावर भी होता है पावर का यूनिट, दोनों पावर का यूनिट होता है, लेकिन इसका वैल्यू अलग होता है। तो हम लोग जानते हैं 1 HP इज इक्वल टू हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, तो 1 किलोवाट पूछा है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 746 वाट इज इक्वल टू 1 HP। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1/746 HP। और 1 किलोवाट मतलब क्या है, 1 किलोवाट और 1000 वाट सेम होता है। तो 1000 वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 746, ठीक है।
नेक्स्ट लाइन में 1000 डिवाइड बाई 746 HP। तो ये जब हम लोग डिवाइड करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। अब लोगों को जानना है कि 1 HP इक्वल टू क्या होता है। तो 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट, ये होता है ब्रिटिश में। और मीट्रिक में क्या होता है, 1 HP इक्वल टू होता है 735.5 HP। ठीक है, तो ये होता है मीट्रिक में। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.34 HP। ठीक है, 1000 डिवाइड बाई 746 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रल पार्टिकल अमोंग द फॉलोइंग इज। इसमें न्यूट्रल पार्टिकल कौन सा है। तो न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं रहता, और न्यूट्रल मतलब हम लोग बाइक में जैसे बोलते हैं कोई भी मतलब वो स्थिर पोजीशन में है, न्यूट्रल कंडीशन में है। तो न्यूट्रल मतलब इसका कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो किसका नहीं होता, न्यूट्रॉन का नहीं होता। न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है न्यूट्रल। ठीक है, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19। ठीक है, ये पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव चार्ज किसका है, प्रोटॉन का चार्ज है, इसलिए प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19। जब भी इलेक्ट्रॉन का पूछता है तो ऐसे हो जाता है, सिर्फ प्लस का जगह माइनस हो जाएगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा सिर्फ 1.602 इंटू 10⁻⁻19 और प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने भूल गया, कि ये जो चार्ज बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ए है 1.602 माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। तो एक क्वेश्चन मैं क्यों बता दिया कि मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा हो सके एक वीडियो में बताने का। तो आप लोग जानते हैं कि जो बोरिंग टेक्नीशियन का सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उधर से आएगा। तो इसीलिए इधर से भी आज उधर यूनिट चैप्टर भी है, तो यूनिट चैप्टर से जो चार्ज के यूनिट वो भी पूछ सकता है, तो चार्ज का यूनिट कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये भी याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल माइक्रोमीटर इज यूज्ड विथ वी शेप एनविल टू चेक द एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड फॉर मेजरिंग द। तो ये जो क्वेश्चन का PDF है, अगर किसी का जरूरी है, जो वीडियोस देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो में तो सिर्फ 25 क्वेश्चन है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो से 25 क्वेश्चन का जाएगा, एटलीस्ट आप लोगों का 100 से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद अगर किसी को PDF चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, उसको मैं PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक स्पेशल माइक्रोमीटर होता है जिसका एनविल का शेप होता है V शेप होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड को चेक करता है फॉर मेजरिंग द। तो मेजरिंग क्या करता है, इफेक्टिव डायमीटर को चेक करता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर जिसको बोलता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक V शेप एनविल रहता है और ये क्या करता है, जो एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड है उसको चेक करता है और इसके इफेक्टिव डायमीटर को चेक करता है, पिच डायमीटर को चेक करता है। जो V शेप एनविल का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का द्वारा हम लोग इफेक्टिव डायमीटर को चेक कर सकते हैं और 3 वायर मेथड का द्वारा हम लोग इफेक्टिव डायमीटर को चेक कर सकते हैं। दोनों आप लोगों को याद रहना चाहिए, 3 वायर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, एंगल ऑफ एनविल एंड स्पिंडल इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर मीट्रिक इज। जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो एनविल का और स्पिंडल के बीच में जो एंगल होता है, मैं पहले ही बता दिया, जो V थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री मेट्रिक सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ वर्क इज। जो वर्क का जो यूनिट होता है, मतलब कर्जों का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है जूल होता है। ठीक है, तो कर्जा मतलब क्या होता है, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम लोग फोर्स दे रहे हैं और जितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, अगर फोर्स इधर से इधर तक आ गया तो जो फोर्स हम लोग दिए, फोर्स इनटू जो डिस्टेंस कवर किया, उन दोनों का गुणफल हो जाता है वर्क डन। ठीक है, जब हम लोग फोर्स दे रहे हैं, कोई भी फोर्स दे रहा है और जो डिस्टेंस मूव हो रहा है, ठीक है, फोर्स दे रहा है, डिस्टेंस मूव जब हो रहा है
तो वो जगह 90 डिग्री में होगा तो 90 डिग्री में वर्क डन हो जाता है 0। ठीक है, वो कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर और एक क्वेश्चन आता है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ यही याद रहना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तब वर्क डन 0 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तो वर्क का भी यूनिट होता है जूल, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, हीट का यूनिट होता है जूल, हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल। तो ये तीनों चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए क्योंकि यूनिट से क्वेश्चंस आने वाला है। और आज का जो पेपर बनाया हूँ ये टोटली सिलेबस मेंटेन है, यूनिट से क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से। आप देख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ ए 250 वोल्ट 100 वाट लैम्प इज, रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। तो क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी से भी रहेगा, इसीलिए ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए। तो पूछ रहे रेजिस्टेंस क्या होगा जब वोल्टेज 250 वोल्ट है और जो पावर है पावर 100 वाट है। तो सिर्फ साइंस का मैथ करने के लिए आप लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू V स्क्वायर बटा रेजिस्टेंस, मतलब पावर इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर बटा रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, तो V का तो वैल्यू हम लोग को पता है, R का निकालना है तो R को हम लोग ऊपर ले जा सकता है और P को नीचे लेके आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जो R निकालने के लिए दिया है तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा P। ठीक है, तो V स्क्वायर मतलब क्या है 250 इंटू 250 और नीचे क्या है पावर है 100 वाट, तो 2 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 25 इंटू 25 625। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 625 ओम हो जाएगा। तो इधर से भी क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है इस टाइप का। ठीक है, ए रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। तो वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, पावर का यूनिट होता है वाट, हॉर्स पावर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं इलेक्ट्रिशियन का नहीं हूँ, फिर भी मेरे को जितना नॉलेज है मैं उतना आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री 25 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन द फोर्थ एंगल विल बी। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, या जैसे रेक्टेंगुलर भी हो सकता, स्क्वायर भी हो सकता, रम्बस भी हो सकता, पैरेललोग्राम भी हो सकता। ठीक है, तो ये क्या होता है, आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल बोला है, सोच लो एक रेक्टेंगुलर का है तो तीनों एंगल बोल दिया 75 25 और 60। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो भी होता है, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का जो जोगफल होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 4 एंगल का साम होता है, जोगफल होता है 360 डिग्री। तो तीनों एंगल इधर दिया है 75 25 60, तो इधर तीनों का अगर जोगफल जोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 प्लस 25 100 160। तो टोटल एंगल कितना होता है, 4 एंगल का साम होता है 360 और 3 एंगल का अगर माइनस करेंगे तो 160 इजकल टू 200 हो जाएगा। तो 200 जो फोर्थ एंगल है उसका वैल्यू हो जाएगा 200 डिग्री। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो इधर से भी क्वेश्चंस आएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, राम बोरोड ए सम ऑफ ₹1000 फ्रॉम मोहन फॉर 2 years एट 5% पर एनम। पी ए मतलब पर एनम मतलब प्रति वर्ष। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट इज, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मैं इस वीडियो में दिया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है वो भी पता चल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए चारों चीज़ का जरूरी होता है। पहले होता है प्रिंसिपल क्या है, उसका बाद टाइम क्या होता है, उसका बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, और आई क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल इधर 1000 है, टाइम इधर 2 years है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। सिर्फ निकालना है क्या, इंटरेस्ट जो ब्याज होता है ब्याज का वैल्यू निकालना है, इंटरेस्ट क्या है निकालना है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है PTR/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा I = PTR/100। तो P का वैल्यू क्या था 1000 इंटू
2 × 5, तो इसको अगर नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 10 × 10 मतलब 100 आ जाएगा, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 100, ठीक है, इंटरेस्ट 100 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जब भी निकालने के लिए बोलेगा तब फॉर्मूला हो जाएगा I = PTR/100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निकल में क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता सब स्टूडेंट का, लेकिन आज हम ट्रिक्स बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन द एरिया विल इंक्रीज बाय। कोई भी रेक्टेंगल का, अगर सोच लो ऐसे एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ था 10 mm और ब्रेथ था 5 mm, तो बोल रहे हैं जो पहले जो एरिया था तो क्या था 50 था, तो अभी सोच लो उसका बाद जो लेंथ था वो 50% बढ़ गया और जो ब्रेथ है वो भी 50% बढ़ गया, तो उसका बाद जो एरिया हुआ सोच लो 200 हो गया, तो एरिया में कितना परसेंटेज परिवर्तन हुआ वो आप लोगों को जानना है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला है, ये तो इजी है, 10 mm 5 mm दे दिया, इजी हो गया। अगर सोच लो इधर 33 और इधर अगर सोच लो कि 22 ऐसा दे दिया, तो ऐसा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि कितना परसेंटेज एरिया में परिवर्तन हुआ। ये जो फॉर्मूला होता है हर जगह में कि जब भी इंक्रीज बोलेगा कि डिक्रीज बोलेगा, पहले बोल दिया कि इंक्रीज है डिक्रीज है, तो क्या करना है, इधर बोला है एक फॉर्मूला जो होता है +-A +-B +AB/100, तो ए होता है फॉर्मूला। तो +-A मतलब क्या है, जो लेंथ है, तो पहले क्या है लेंथ क्या है, इंक्रीज हो रहा मतलब बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा +50 हो जाएगा। सेकेंड में क्या बोला, वो भी लेंथ भी बढ़ रहा है 50%, इसीलिए 50 हो जाएगा, ठीक है। और बोला है ए बी, तो ए का वैल्यू क्या है 50 × 50 और नीचे क्या है 100, तो इसको जब काटेंगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा 25 आ जाएगा, तो +50 और +50 100 + 25, तो क्या हो जाएगा 125%। तो एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, 125% चेंज आएगा, ठीक है, इसीलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर सोच लो ऐसे हम लोग को नॉर्मली एक वैल्यू लेना पड़ेगा कि वो अगर ट्रिक्स किसी को याद नहीं है कि आता नहीं है तो क्या करेगा, पहले एक रेक्टेंगुलर लेगा जिसका सोच लो अगर लेंथ 10 mm और ब्रेथ अगर 5 mm हो जाएगा, तो पहले क्या था एरिया 50 था, लेंथ इंटू ब्रेथ 50, उसका बाद 50% इंक्रीज़ हुआ। 50% इंक्रीज़ मतलब क्या है, आप ऐसे भी कर सकते 50, तो इसको जब काटेंगे क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंक्रीज़ मतलब पहले क्या था 10 था, अभी 5 हो गया मतलब 15 हो गया, ठीक है 15, और इधर क्या बोले, इधर भी 15% इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए जब काटेगा तो ए 2 हो जाएगा मतलब 2.5 आ जाएगा, तो ऊपर में क्या होगा 15 हो जाएगा और 5 + 2.5 7.5 हो जाएगा, तो 15 × 7.5, तो क्या हो जाएगा टोटल, तो 15 × 7.5 = हो जाएगा 112.5, मतलब क्या हो जाएगा 112.5। तो पहले क्या था 50 था, तो 50 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 62.5, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले 50 था, 50 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ 62.5, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं 50 एरिया था, तो उसका बाद कितना इंक्रीज हुआ 62.5, तो एक में क्या इंक्रीज होगा डिवाइड बाय 50 और 100 में क्या होगा, तो 100 में क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 62.5 × 2 हो जाएगा 125, तो 100 में क्या इंक्रीज होगा 125% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे अब लोगों को निकालना पड़ता है। जो इजी फॉर्मूला होता है वो होता है +-A +-B +AB/100। तो जब भी इधर इंक्रीज बोलेगा तो प्लस होगा, जब भी इधर डिक्रीज बोलेगा तो माइनस होगा, अगर इधर डिक्रीज बोलेगा तो माइनस, इधर इंक्रीज बोलेगा तो प्लस। तो उसका जो इंक्रीज डिक्रीज के मुताबिक ये फॉर्मूला डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का,
व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको बोलते हैं CTC, और ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, जिसको बोलते हैं BCF। तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर में CTC और BCF को हम लोग देके फायर एक्सटिंग्विशर को फील करते हैं? तो हैलोन एक्सटिंग्विशर होता है, हैलोन एक्सटिंग्विशर होता है। तो हैलोन एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज़ होता है? क्लास D फायर के लिए यूज़ होता है, क्लास D फायर के लिए। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, जो हैलोन एक्सटिंग्विशर होता है वो क्लास D फायर के लिए यूज़ होता है। और क्लास A B C के लिए क्या होता है? जो क्लास A फायर होता है, क्लास A फायर सॉलिड चीज़ से आग लगता है, जैसे वुड, क्लॉथ, पेपर से आग लगता है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं? जो वाटर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं और सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। क्लास B जो फायर होता है वो जो तरल पदार्थ होता है ना, जो लिक्विड, कोई भी फ्लैमेबल लिक्विड से आग लगता है, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं फोम एक्सटिंग्विशर, ठीक है। और क्लास जो C फायर होता है वो होता है गैस, कोई भी गैस से आग लगता है, तो क्लास C टाइप फायर का अंदर आता है। तो ये हम लोग कैसे एक्सटिंग्विश करते, निभाते कैसे? तो हम लोग यूज़ करते ड्राई पाउडर, ठीक है, ड्राई पाउडर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द LCM ऑफ 24, 36 एंड 40 इज। तो LCM भी पूछेगा, LCM कैसे निकालना पड़ता है? तो कैसे निकालते हैं? 24, 36, 40, तो हो जाएगा 2 12 2 18 220, 2 6 2 9 2 10, तो 2 से काटेगा 2 3 9 और 5, तो 3 से काटेगा 1 3 और 5, तो क्या हो जाएगा? LCM क्या हो जाएगा? LCM टोटल चीज़ों का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × 5 हो जाएगा 15, 15 × 3 हो जाएगा 15 × 3 हो जाएगा 45, 45 × 2 हो जाएगा 90, 90 × 2 हो जाएगा 180, 180 × 2 हो जाएगा 360। तो LCM कैसे करना है आप देख सकते हैं, ऐसे कैसे करना है, सबसे मिनिमम वैल्यू देके डिवाइड करना पड़ेगा, और एटलीस्ट इधर 2 को डिवाइड करना ही चाहिए, ठीक है, 2 को काटना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं इधर टोटल डिवाइड करने के बाद जो टोटल ये संख्या आएगा उसका टोटल गुणनफल हो जाएगा उसका LCM। तो 360 इज द राइट आंसर, इसलिए 360 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, 186 × 186 प्लस 136 × 136 माइनस 2 × 186 × 136, तो ये कैसे निकालना है? तो देख के लग रहा है इसका जब गुण अगर मल्टीपल करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये निकालने के लिए भी एक ट्रिक्स होता है। तो आप देख सकते हैं ट्रिक्स कैसे हैं। एक फॉर्मूला होता है, जैसे A × A प्लस B × B माइनस 2 × A × B, ठीक है। तो ये हो जाएगा A² प्लस B² माइनस 2AB। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है A माइनस B तर होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो सेम ऐसे ही है, तो A क्या है इसमें? 186A है और 136B है, तो ऐसे लिख सकते हैं 186 माइनस 136 तर होल स्क्वायर, A माइनस B तर होल स्क्वायर हो जाएगा 50², तो टोटल आ जाएगा 2500, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देख के लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को ट्रिक्स याद रहना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन बीजगणित से आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, इफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज फिनिश्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ साइज दैट विल बी, जो बोल रहा है कोई भी कंपोनेंट है जिसका डायमेंशन, फिनिश डायमेंशन लिमिट्स ऑफ साइज का अंदर है। तो कोई भी जॉब हम लोग जब बनाते हैं, जब मास प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए एक लिमिट ऑफ साइज होता है, एक होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट का ऊपर अगर जाए तो वो जॉब रिजेक्टेबल हो जाएगा, और जो लोअर लिमिट होता है उसका नीचे अगर जाएगा तो वो भी रिजेक्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट के बीच में जॉब को बनाना चाहिए, इसको बोलते हैं लिमिट्स ऑफ साइज, ठीक है। तो लिमिट्स ऑफ साइज 2 होता है, एक होता है अपर लिमिट, दूसरा होता है लोअर लिमिट। कोई भी जॉब जब भी हम लोग बनाते हैं वो अगर दोनों लिमिट का अंदर रहता है तो वो जॉब को क्या बोलता है? वो जॉब को बोलता है, वो साइज को बोलता है एक्सेप्टेबल साइज, ठीक है, क्योंकि हम लोग वो जॉब को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो साइज एक्सेप्टेबल साइज होता है। कोई भी जॉब को बनाने के बाद उसका जो साइज लेते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल साइज। वो कंपोनेंट बनाने के बाद हम लोग साइज लेते हैं, ठीक है। कोई भी अगर कंपोनेंट बन गया है, सोच लो ऐसे बन गया, इसका जो साइज होगा वो हो जाएगा एक्चुअल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, ड्रिल स्लीव इज यूज्ड व्हेन द टेपर सैंक ऑफ द ड्रिल इज।
तो ड्रिल स्लीव हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जब टेपर सेंक ड्रिल होता है तब हम लोग ड्रिल स्लीव यूज़ करते हैं, स्लीव या सॉकेट यूज़ करते हैं। और जब स्ट्रेट सेंक ड्रिल होता है तब हम लोग ड्रिल चक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। तो ड्रिल स्लीव क्या बोल रहा है कि कब यूज़ करते हैं हम लोग ड्रिल स्लीव? जब क्या होता है, स्मॉलर देन द स्पिंडल साइज, जब ड्रिल का साइज जो स्पिंडल का साइज होता है ना, कोई भी मशीन जो स्पिंडल होता है उसका जो साइज होता है उससे अगर ड्रिल का साइज बहुत छोटा होता है तब हम लोग बीच में स्लीव लगाते हैं। तो स्लीव लगाने के बाद वो हम लोग ड्रिल को फिक्स करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है ड्रिल सॉकेट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जब ड्रिल का साइज मशीन का स्पिंडल से बड़ा हो जाएगा तब बीच में हम लोग सॉकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रहना चाहिए। जब ड्रिल का साइज छोटा होगा तब हम लोग स्लीव यूज़ करेंगे, और जब ड्रिल का साइज बड़ा हो जाएगा तब हम लोग सॉकेट यूज़ करेंगे। तो दोनों चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, व्हाट इज़ द पीरियड रेफर्ड एज गोल्डन आवर्स? तो गोल्डन आवर्स किस पीरियड को बोलते हैं? जब भी कोई भी एक्सीडेंट होता है तब जो फर्स्ट 30 मिनट होता है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो उसमें 30 मिनट्स के अंदर ही ज़्यादातर मतलब लोगों का मत होता है। तो वो अगर क्रॉस कर सकते हैं, वो अगर पार हो जाए तो लोगों का जो रिस्क रहता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए जो फास्ट 30 मिनट होता है उसको बोलते हैं गोल्डन आवर्स। ठीक है, तो फास्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, जब भी कोई भी एक्सीडेंट होता है उसका फास्ट 30 मिनट को बोलता है गोल्डन पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज 72 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट सेमी सर्कल? बोल रहा है एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल मतलब क्या है? एक सर्कल है, सेमी मतलब आधा, आधा सर्कल। ठीक है, जिसका पेरीमीटर है 72 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो पेरीमीटर के फॉर्मूला होता है, तो पहले ही बोल दिया कि a इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो पहले इधर r है, r को कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 72 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट r इधर लिखेंगे और 22/7 पाई का जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 72 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? r इंटू 36/7 इक्वल टू 72, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 72 इंटू 7/36। ठीक है, तो 36 2 ज़र 72, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 14। रेडियस आ गया 14, जो अर्धवृत्त था उसका रेडियस आ गया 14। जो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो सेमी सर्कल का होता है एरिया का फॉर्मूला वो होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि आधा है इसीलिए। तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 इंटू 2 नीचे आ जाएगा, तो T2 तो नीचे ही था, और R मतलब 14 इंटू 14। तो अब देख सकते हो उसका बाद 7 2 ज़र 14 और 2 11 ज़र 22, तो आ जाएगा 22 इंटू 14, तो 22 इंटू 14 मतलब 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? तो यूनिट होता है कैंडेला। ठीक है, रेडियन होता है एंगल का यूनिट, और स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल का यूनिट, और मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट। ठीक है, तो चारों यूनिट का मैं बता दिया, क्योंकि यूनिट से क्वेश्चन रहेगा तो एक दो यूनिट इधर से पक्का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए 136 ग्राम मास ऑफ मरकरी व्हेन द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बोल रहा है कि मास दे दिया और जो डेंसिटी है वो भी दे दिया, वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम का साथ मास डेंसिटी का क्या रिलेशन है? जो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है, इसीलिए वॉल्यूम के ऊपर लेके जाएंगे। वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास बटा वॉल्यूम, मास बटा डेंसिटी। ठीक है, तो मास बटा डेंसिटी मतलब क्या? मास 136 और डेंसिटी 13.6। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा 13.6, ये 10 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम था और ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर था, तो ग्राम ग्राम काट जाएगा, सिर्फ क्यूबिक सेंटीमीटर रह जाएगा, तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं
इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि जो मास डेंसिटी चैप्टर से भी क्वेश्चन आएगा सिलेबस में है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ऐड किया है। तो इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ द बीए थ्रेड इज, बीए थ्रेड का डेप्थ क्या होता है? तो बीए थ्रेड का डेप्थ मतलब ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का डेप्थ होता है 0.6 इंटू पिच। ठीक है, तो आज था टोटल 25 क्वेश्चन, जितना ज़्यादा हो सके मैं डिटेल्स में आपको सॉल्यूशन दे दिया। अगर आज का जो असिस्टेंट बोर्डिंग टेक्नीशियन पेपर अगर सही में अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आज का पेपर में ज़्यादातर साइंस और मैथ से क्वेश्चन था, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट का साइंस और मैथ में प्रॉब्लम होता है, थियोरी सबको आता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं थियोरी का भी क्वेश्चन बता दूंगा। तो ऐसे क्लास चलते रहेगा। तो सब जो स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहा है, हम लोगों के साथ जुड़े रहना, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स को भी बोल देना हम लोगों का चैनल का बारे में। तो हम ऐसे क्लास आप लोगों को देते रहूँगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।